नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक। मैं सुभाष चौधरी हूं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की पहल पर आज गुरुग्राम में दिल्ली एनसीआर की सभी शहरों की गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज यहां जमा हुई और 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसका विषय है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी अच्छी गुणवत्ता वाली वायु उपलब्ध करवाना दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, यानी हम सब के स्वास्थ्य की दृष्टि से जो सबसे बेहद जरूरी चीज है, उस दिशा में केंद्र सरकार ने अब कदम उठाना शुरू कर दिया है। और इसी को लेकर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की ओर से ये 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। आज उसका पहला दिन था। पहले दिन अलग अलग शहरों के फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे शहरों के नगर निगमों के प्रमुख और पर्यावरण से संबंधित जो एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं इस क्षेत्र में, वो सभी के सभी यहाँ मौजूद थे। अलग अलग टेक्निकल सेशन में उन्होंने अपने अपने अनुभव इस प्लेटफॉर्म पर रखे हैं और दिन भर की चर्चा के बाद दोबारा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव स्वयं ओपन हाउस में मौजूद थे। हालांकि आज सुबह उन्होंने इस सेमिनार का सबसे पहले उद्घाटन किया और उन्होंने लोगों को आह्वान किया कि इस जो पर्यावरण का मुद्दा है, क्योंकि इससे सीधा सीधा हमारे आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाला यह मसला है, तो इसीलिए आम लोगों का पार्टिसिपेशन भी इसमें हो। इसीलिए इस सेमिनार का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसकी संरचना है या प्रारूप है, वो इसी तरीके से तैयार किया गया है कि इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी, एनजीओज भी हैं, जो एक्सपर्ट ऐसे संस्थान हैं, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या दिल्ली एनसीआर बेस्ड काम कर रहे हो पर्यावरण की दृष्टि से, वायु प्रदूषण की दृष्टि से, या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस हो, उसके हेड हैं, उसके एक्सपर्ट्स हैं, और पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक एसोसिएशंस भी बहुत सारे हैं जो इसमें काम कर रहे हैं या प्रभावित इससे हो रहे हैं। औद्योगिक एसोसिएशन है, बिजनेस के एसोसिएशन है, तो उन सब से उन्होंने आज शाम को दिन भर की चर्चा के बाद ओपन हाउस में खुलकर चर्चा की और उनके विचार जानने की कोशिश उन्होंने की। और लोगों ने अपनी एक तरह से जो पिछले वर्षों में वायु प्रदूषण को लेकर सरकारी तंत्र द्वारा जिस प्रकार के रवैये, नकारात्मक रवैये अपनाए जाते रहे हैं, उसको लेकर कुछ बातें कही, चिंता भी व्यक्त की। साथ साथ लोगों ने, खुशी की बात यह है कि इसमें जितने एक्सपर्ट जो एनजीओ थे या जो भी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे, उन सबों ने सजेशंस भी दिए हैं और बहुत कंक्रीट, बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं। और आने वाले समय में उन सजेशंस के आधार पर जो कानूनी प्रावधान तैयार किए जाएंगे या फिर जो रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन का एक प्रोविजन या मैकेनिज्म जो डेवलप किया जाएगा, वो देखने को मिल सकता है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों के पार्टिसिपेशन की दृष्टि से इस सेमिनार की संरचना की बात उन्होंने कही है और इसीलिए उन्होंने आज ओपन हाउस में आकर खुलकर लोगों के विचार जानने की कोशिश की। ये समय उन्होंने निकाला और लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक वो लगातार लोगों के साथ बैठे और उन्होंने अपनी बात कहने की बजाय या गवर्नमेंट एजेंसीज की बात लोगों के सामने थोपने की बजाय लोगों के सुझाव, लोगों की समस्याओं, लोगों की क्या चिंताएं हैं और उनके क्या अनुभव हैं, उसको जानने की उन्होंने कोशिश की। तो आइए आपको सुनवाता हूं कि जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं या ऐसे इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं जो वायु प्रदूषण की दृष्टि से, वायु की गुणवत्ता सुधारने की दृष्टि से वर्षों से काम कर रहे हैं, उनके क्या अनुभव है और उन्होंने वो किस प्रकार की चिंताएं व्यक्त की हैं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के समक्ष और उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं। आइए आपको सुनवाता हूं। Ladies and gentlemen, this open session is for interaction with the non-governmental organizations. The theme of this session is Way Forward Towards Clean Air Through Management of Pollution from Various Sources. And I now request Dr. M.M. Kutty ji to kindly initiate the proceedings. The Honorable MPs. I also thank both the Honorable MPs. Sir, after the inaugural session this forenoon, sir, we had a detailed presentation from the Ministry regarding about the National Clean Air Mission
it was followed by city-specific action plans by Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Noida in the forenoon session, sir. In the afternoon, sir, the role of municipalities and service agencies in abatement of air pollution, and the topics covered were Swachh Bharat Mission, sir, municipal solid waste management, control of open waste burning, management of dust from construction, and management of dust from roads, sir. So the second session of the post-lunch, sir, we have kept an exclusive open dialogue session with the NGO, sir. And we want to tap the huge expertise and experience they have in pollution control. And this is not a very structured session, it's an open session. So I would request the NGOs to introduce themselves and give your comments, views, which the Honorable Minister is here, which we could consider and appropriately incorporate in future endeavors of ours in controlling air pollution. Thank you so much. You can start now. Hello. Hello. Is it working? Hello. Yeah, good afternoon, sir. My name is Vaibhav. I am the country lead for the Clean Air Fund. First of all, I would like to thank CAQM and especially the MOEFCC for organizing this kind of a dialogue. And this speaks quite a lot about the sort of intent behind doing this interactive session with NGOs and all. Just one or two quick reflections and a question, sir. We keep hearing about this national mission for clean air. Will it be like, launch at some point this year, or do we need to wait till the NCAP is over in 2024 and then there'll be a mission? So that's one, sir. Secondly, we've learned, in the first half of the day, a lot of good initiatives which the city government is taking, like especially Faridabad, the Noida, Delhi and all. So is there sort of a common platform or something, or maybe is it the Prana app, which will kind of cross-germinate the ideas, cross-pollinate the ideas from one city to other? And is there a role of NGOs and philanthropies to play in this regard in terms of do the cross-learnings within the country, within different cities, and also maybe in the regional context, learning which can be taken from India to different countries in the neighborhood? Thank you. नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम को अनाउंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को 2020 की अपनी स्पीच में किया था। उसके बाद फाइनेंस कमीशन ने इसमें 4,400 करोड़ की राशि भी उपलब्ध कराई। इसी के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 132 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया और वहाँ पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था करी और उनका ग्रेडिंग और सारा सिस्टम करने का काम किया। इस साल हम लोगों ने उसी के बेस पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने प्राणा एक पोर्टल को शुरू किया जिससे हम रेगुलर मॉनिटरिंग करें। पिछले एक साल में कोविड वगैरह के कारण ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हुई थी। उससे पहले एक बार 5 एरिया और जोन में करके हम लोगों ने रीजनल कॉन्फ्रेंसेस करी थी। इस बार हम लोगों ने रीजनल कॉन्फ्रेंस वापस से शुरू करी थी दिसंबर के लास्ट या जनवरी में, दिसंबर के लास्ट में हम लोगों ने बॉम्बे में, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के सारे मेयर्स वगैरह आए थे, उस कॉन्फ्रेंस से हम लोगों ने शुरू करी थी और सिटीज़ के साथ हम लोगों ने MOU भी साइन करे थे और सिटी में फ्यूचर में प्रमोट करने के लिए किस सिटी में किस प्रकार का एयर पोल्यूशन का स्टैंडर्ड रहता है उसको प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने आगे फंडिंग और बाकी चीज़ों की व्यवस्था करी है। अभी हम लोगों ने एयर क्वालिटी जो अपनी कमीशन है इनको आग्रह किया था कि सेम आप NCR में भी इस विषय को करें। बहुत सारी एजेंसीज भी एयर पोल्यूशन को लेकर के काम कर रही हैं, NGOs भी एयर पोल्यूशन को लेकर के काम कर रही हैं, डिफरेंट स्कीम भी चल रही है। उसके कन्वर्जेंस के लिए भी हम लोग मिनिस्ट्री की तरफ से लगे हैं। एयर पोल्यूशन का केवल एयर पोल्यूशन को ये मान लेना कि कुछ ही कारणों से होता है ऐसा नहीं है। डस्ट मैनेजमेंट से लेकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर
व्हीकल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, लाइफ स्टाइल, ये सब चीज़ें एयर पोल्यूशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और जो बेसिकली सिटी गवर्नेंस से स्पेसिफिक ज़्यादा है। राज्य सरकार के द्वारा भी उसके लिए राशि और व्यवस्था की जाती है, लेकिन फिर भी हमारा मानना है कि बेसिक में अगर सिटी गवर्नेंस हमारी मजबूत होगी तो नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अभी जहाँ तक बाकी लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाने की बात है, अभी ये जो 2 दिन की हमारी सेमिनार होगी तो डिफरेंट, अभी इससे पहले म्यूनिसिपल कमिश्नर्स ने अपने प्रेजेंटेशन दिए, आप लोगों के भी कोई व्यू आएंगे तो उसके हिसाब से फिर हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन हम बिल्कुल ये मानते हैं कि नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम ये अपने आप में एक सबसे बड़ा जन भागीदारी का कार्यक्रम है और आज की जो ये 2 दिन का डायलॉग है ये भी इसी दिशा पे ज़्यादा सुझाव लेके पार्टिसिपेटरी मेजर्स हम कैसे खड़े कर सकें उसके लिए हम लोग करें। यहाँ पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से भी अनुमिता राय चौधरी हैं, कुछ कहना चाहेंगे? अनुमिता, यस, माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। हाँ, So since morning today, we have really heard so many presentations. And what is very clear, that there is a convergence and we are all coming together. And clearly the key thrust areas where we are focusing on now, we are looking at the big energy transition towards clean fuel in each sector. It is also coming out very clearly that we want to look at that the public transport, non-motorized transport gets scaled up so that they can reduce the vehicular pollution, and the circularity, the waste management, which has really got everyone's imagination. So like that, I think there's a convergence here that how we want to move forward. So I just want to highlight that this time, to ensure that we really move in a time-bound manner to meet the target, if we can also additionally focus on the key enablers. And when I'm saying enablers, this means that for each sector, if it is possible to do a very clear gap, infrastructure gap assessment, and therefore the gap financing that is needed to enable that change. Second enabler will be the pricing. We know that industry will always respond to lower prices. And so therefore, when we talk about fuel pricing, for instance, coal versus natural gas, or any other kind of pricing, for instance, recovering the cost of using a car, or taxing the bad to funding the good. So those kind of approaches will be great. And the third area where we would really like to look at, that when we're talking about energy transition today, the one energy that we're all looking at is electricity. For vehicles, for industry, even we want cooking to be done with electricity. So therefore, there has to be a deliberate focus on distribution of electricity and clean electricity. And so that's the key area, that's why I thought that this time, if we can really focus on some of those key enabling points to make it happen. And the final point is that a lot of prescriptions and directives are being given now, and through the NCAP process, also in Delhi, NCR, and we are all very clear we want to take a regional approach and make that happen. But what we are finding where we need to build a lot more capacity is for the departments to understand the full scope of action. Often we find that today the new generation action that is needed, the departments are not being able to detail out exactly how the design or the system design needs to be done. So for that, if we can give clear guidance and be a big enabler on that, so that's why we are looking at some of those key instruments of change. Thank you. Thank you very much. And all concern raised by you, either it is a infrastructure gap concern or pricing issues, electricity issues, as well as the capacity building and regional approach. Definitely we are working on all this aspect. Pricing is the major concern issue, especially for the industry in this NCR region. Because when we force them to go on the PNG and the other measures, I think there are some difficulties there. We are talking with the inner government also about this. These are the issues where in future we will sit with the industry and talk with them.
As per the capacity building is concerned, we have already made a provision even in the NCAP funding system also, that we are ready to provide sufficient funds to the municipal committees and councillor if they are enhancing their capacity to fight with the air pollution and all these measures. Both are concerned. But regional approach is necessary because of the problem in the NCR area is definitely not the same problem with the southern part of the country or western part of the country. So that's the reason we are organizing this regional conferences also. But definitely there is a lot of contribution of Center for Science and Environment in this field, and we need your future your support both in the scientific field, research field, as well as for the capacity building also. Now the Public Health Foundation of India is also here. Professor K. Srinath Reddy is here. Any representative from? Yes, you want to say something? Yes. Good afternoon, sir. This is Dr. Shamla Mani. I'm representing Public Health Foundation of India. I just have a few points regarding the health aspects, especially when it's to do with the air pollution control measures. As Dr. Purnima, who spoke this morning, also mentioned, the Ministry of Health has also constituted several committees and several programs with climate change and air pollution. And I think that needs to be taken into account. I specifically work in the area of solid waste management, and I have done fair amount of analysis, and I was also professor at the National Institute of Urban Affairs. The idea of having waste to energy incineration plant, sir, my submission is that it's not a good idea at all. First of all, it costs about 20 crore per megawatt to establish it, and about 13 to 14 rupees a kilowatt hour to even produce 1 kilowatt hour of electricity. And it is also causing a lot of air pollution. The 3 waste to energy plants were monitored by the CPCB last year, and they've all been fined for even dioxins and furans control. So I would suggest that some of the good municipalities, we had extremely good presentations today, segregation at source, and biomethanation is an extremely good option, sir, for bulk generators. That, if it can be really promoted, and we can use that for running city buses like in Indore or Hyderabad or Bengaluru, or street lighting as in Pune, or even cooking fuel in small towns, that would help us to reduce our import bill, as you know, for petroleum, as well as provide clean air in all our cities. So that's my submission, sir. Thank you. Biomethane is a good idea. Even the government of India started 2 different programs as well as a pilot project, but it's from the different, not with the West. But cow dung and all these things, there is a Govardhan project started in Varanasi as well in the Indore also. So it's already commenced by Govardhan projects. But you have your own views about the energy production from this West. That is your view, but definitely we want to share your experience and research in future also. Keep in touch with Mr. Kutti. You will send your comments and all things. Even your whatever your research and what is your opinion, you will send. We will use in future also. Now, Shakti Sustainable Energy Foundation. Anybody is here from? Yes. Good afternoon, sir. Dignitaries on the dais. My name is Subhashish De, and I am one of the directors from Shakti Sustainable Energy Foundation, and I lead Shakti's work on climate policy, air quality, and climate finance. Shakti had been involved in a number of activities on air pollution, be it supporting cities on developing city action plans. We have supported more than 15 cities. The recent one was Surat, which was unveiled by the Honorable Chief Minister. Supported a number of pollution control board on developing
PME support and all. From this experience, my suggestions would be one would be for the pollution control boards. Most of the state pollution control board, when we work with them very closely, we have found them, they're very passionate about their work, but they're short-staffed. So with our capability, we have supported them with developing project management units. Many of the, you might be aware that many of the pollution control board have project management units supported by different organizations, but they have their short life. The resources have to be augmented as early as possible there. The second would be in terms of understanding that air pollution is not a city problem only, it's an airshed-based problem. So when we will be able to move from a city-based approach to an airshed-based approach. The next one is on finance. We all know that without money, nothing is going to happen. The government of India or the state government or through the Finance Commission, we had been supporting air pollution related activities to a great extent. But I guess we need to have innovative measures to support augmentation of this fund with flow of private capital. Green bonds or the experimentation which was done in Surat by EPIC are certain examples where private finance could be mobilized. And finally, sir, we have also supported development of this National Knowledge Network. The Secretariat is in IIT Kanpur. So we just wanted to understand what would be the vision of your government to take this knowledge network forward. You had created a great institutions with having more than 100 institutions of repute to help the city governments, but what would be the thought forward from there? Thank you, sir. Thank you very much. There is one issue is there that we need, we want to more elaborate on the subject, that is about the environment audit. It is not necessary that every industry monitored by the CPCB, because in future there will be increase in the number of the industries also. We are giving a permission to the industries to run on basic environmental norms, but sometimes we found that norms not to be fulfilled by the industry. So better there will be in future we can, it's a on idea level, there will be in future there will be environment audit also. Most industry file their environment audit report of the every year. That can be work or not work, I don't know, but it's one of the idea. Here we are taking an opinion of the public also. Regarding the airshed is concerned, it is already recognized in the present Air Quality Management Commission's Act also. First time, the airshed. We recognize as a, by legislation we recognize the airshed. Green bond is an initiative which is started by Government of India in the last budget also. As per the carbon credit and other thing is concerned, it is an achievement of India in the last COP26 that Kyoto Protocol CDM is also recognized by the COP in the UNFCCC, and what Kyoto Protocol, our commitment, our carry forward, basically it was a major share of Indian companies, so that is also recognized at the world level. And Article 6 of the Paris Agreement became a rule book in this present COP, and in future, because this rule book is complete, in future there will be a major change about the carbon credit and green bond in future also. So futuristic world about that, we are working on that, and definitely all those NGOs who want to work in this area, that is the area where is the world feel that it will be a future also, the green bond and the implementation of Article 6. Now, Air Pollution Action Group. Thank you so much. I'd like to thank CAQM for creating this dialogue and allowing us the opportunity to place forth our views about air pollution. So my name is Nipun Matreja and I'm representing Air Pollution Action Group. We've had the opportunity to work with municipal corporations in Delhi, led by the CAQM, and work on dispersed sources of air pollution. So I'd like to put forth 3 key insights that we've made in the last 1 year or so. The first one being,
even though since morning we've had presentations by different municipal corporations and we've understood the sort of work that they are doing on ground, while this may be a Delhi-specific issue, it's just that the number of agencies that work on ground in Delhi, say for example PWD, Irrigation and Flood Control, DDA, all these corporations also have a big role to play on ground. For example, अगर हमें dust से related कोई भी open areas में काम करना है, any meaningful work cannot happen without participation of DDA. और अगर हमें roads पे कुछ काम करना है, that would involve the PWD. So there's a big need to bring into the fold all these external agencies as well. While corporations are leading several projects, the agencies also need to play their part. The second is also related to disposals of air pollution. Like the speaker before me mentioned an airshed approach. If we are working on dispersed sources in a very specific area in Delhi, it may or may not have the intended impact in the whole airshed. So it's very important that the same project that we are working in Delhi should also now be scaled up to other NCR cities. For example, Gurgaon, Sahibabad, Faridabad, all municipal corporations should be leading such a project as well. That was our second suggestion. Our third is related to the thermal power plants and the installation of FGDs, flue gas desulfurizers in these plants. One of the things that we've noticed is that there are about 33 different units in 11 power plants in the NCR area who are establishing these FGDs. One of the key insights we made was that bid select होने के बाद भी there is a long 24 to 30 month period जिसके अंदर वो project commission होने में लगता है. So while on paper it exists कि yes, multiple projects have already selected a bid, it does not give clarity कि where exactly in those 24 to 30 months period we are at. So it's important that we build a monitoring and review method where maybe at a quarterly stage we are looking into each of these 33 projects and checking whether they are actually running as per time or not. These are largely the three recommendations I'd like to make. Thank you so much. Yes. Sir, we have worked with the Air Pollution Action Group in Delhi for studying disposed source of pollution and how they can be tackled. We started with the South Delhi Municipal Corporation. We identified there are 37,000 identified small pollution causing centers only in South Delhi. And based on the experience that we have gathered, we have made a standard protocol, and as mentioned by the representative of Air Pollution Action Group, we have already extended this program to the whole of Delhi. It has been put into East Delhi as well as South Delhi. And once we have completed this, sir, we will be able to scale a bit further. So the scale up has already taken place, sir. And with respect to desulfurization related issues, sir, I think the Additional Secretary in the Ministry will be able to say it better, sir. Yeah, power plants. As far as installation of FGD in power plants of NCR region is concerned, the deadline given is December 2022. And if they fail to achieve that deadline, there is a provision of environmental compensation also, based on the kind of delay they have. So the deadline is quite clear. It has been communicated by CPCB to the individual power plant owners or the companies about the deadline. So CPCB is continuously monitoring with them. And I think Commission is also monitoring that with them. The Energy and Resource and TERI. Somebody is from TERI or not? Yes. You want to say something on behalf of TERI? Good afternoon, sir. I am Dr. Arindam Datta from TERI. We have that opportunity to work in different parts of the country related to the air pollution management with Central Pollution Control Board and different state pollution control board. And while working in different part of the country for developing the source apportionment study and the city level air pollution action plan,
development work, we found that there are lack of some micro level action planning. When I'm talking about the micro level action planning, I'm telling that suppose a city level action plan when we are developing, we should go for a ward level action plan development. And in all the cities when we are working, we found that most of the cases, a huge part of the particulate matters that is coming outside the city. So definitely there is a need for air-set approach for the tackling of the air pollution in a particular city. And in all the cities wherever we have worked, we found that there are lots of waste and the biomass is available. And the industry is having a good amount of pollution contribution in that city environment. So we suggest that this biomass can be pyrolyzed, and this pyrolysis product can be used in the industry as the fuel. And when we are doing the pyrolysis, there are lots of other opportunities, other material are also producing from pyrolysis, so that city government can also develop their own funds from these things. And these funds they can use for the city level development. Thank you, sir. Thank you for your suggestion. Now the climate trends. Somebody is here from climate trend? Yes. Thank you, sir, and thank you for this opportunity to all of us. I work with a group called Climate Trends. We work on communicating about climate and energy issues. As part of that, we run something called the NCAP tracker, where we try to put data which is accessible to partners and researchers, etc. A couple of things that we noticed, and I just want to bring to your attention. One was that, of course, Delhi has received a lot of focus when it comes to vehicular emissions, and Anumita ma'am is here, and obviously, like all of a lot of work has been going on, whether it's about CNG or the BS6 fuel, etc. But even when we are analyzing from 2013 onwards, the NOx levels in Delhi still, even in 2020 when there was a nationwide lockdown, they are still way above even CPCB limits, not to talk about the WHO levels. So clearly, I mean, maybe Delhi needs a more stringent sort of a California model to look at. What we are doing is definitely the government is doing a lot. There's an electric vehicle policy. There's a lot of effort going on. But just to kind of highlighting that despite all these efforts, we are somewhere failing. I mean, not exactly failing, but it's still a big challenge. The other thing that I wanted to kind of highlight was that, and I know that PHFI has brought this to attention earlier also today, that health needs to be somewhere at the center of this entire problem. It is ultimately a health problem, first and foremost. When we look at health, there's a huge gap in understanding air pollution as a health risk, because we are not looking at that data or that analysis even as health practitioners. So somewhere that socioeconomic accountability of air pollution as a risk factor to health, I think if that we start incorporating, then that could really start building in the health aspect and the understanding at how it's impacting our health across the board. These were just two suggestions, sir. Thank you. But you will give your suggestion also what exactly we will do, because public health is a very important aspect. And public health is concerned, the government is very much sincere about that. क्योंकि केवल हेल्थ का जो विषय है ये क्यूरेटिव नहीं होना चाहिए, प्रिवेंटिव भी होना चाहिए. और इसलिए इस बार जब भारत सरकार ने लंबे समय में जो बजट को इंक्रीज़ किया है, उसमें हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ के इस एस्पेक्ट को भी ध्यान दिया है. केवल पॉल्यूशन नहीं, गंदा पानी भी पब्लिक हेल्थ के लिए ख़राब होता है. हवा, पानी, ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से जोड़ा जाना चाहिए. भारत सरकार का बजट भी जो एक लंबा बड़ा है, वो इसी दृष्टि को लेकर के बना है. इसमें और सजेशन आएंगे तो अच्छा रहेगा, और कोई अप्रोच पेपर भी होगा, कोई अप्रोच फॉर एक्शन टेकन भी होगा, तो वो भी एक अच्छा विषय रहेगा. सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च आप हैं जी. Good afternoon, sir. I'm Bhargav Krishna. I work at the Center for Policy Research on Air Quality. Thank you for bringing up this perspective on how can we be more thoughtful about including health. So one of the things we're actually proposing right now is to work with the ministry on, as part of the redefinition of the ambient air quality standards, how do we integrate health into decision making more foundationally. I think this is a necessary aspect across all environmental policy.
But to give you an example of what a policy looks like that takes health at the center, but is a broader environmental, social, economic policy, the classic example is the Ujjwala Yojana. Unfortunately, the spending on the Ujjwala Yojana has rolled back a little bit. And if we were to look at an impactful air quality intervention that can be implemented at scale, that is the best possible thing that we can do right now. Subsidies have been slowly rolled back, but if there's a possibility of interacting with the MOPNG to increase those subsidies and expand access further, this would be a core air quality intervention that would have significant impact, not just in Delhi NCR, but more broadly across rural and peri-urban areas in the country as well. I don't think there is much that we need to add beyond what other colleagues have already mentioned. To Subhashish's point, for instance, on the airshed management approach, we are working on a framework document looking at what has already been done previously with respect to, say, the Raj Trapezium and other such examples in India on how to operationalize a framework for airshed management, especially relevant in the context of Dr. Kuti and the work of the CAQM. We're happy to share our expertise on that. Beyond that, we've made a submission to the CAQM as well on all of the actions that we believe would be important to strengthen the functioning of the CAQM. The first of which is, I think, proactively implementing mechanisms of the GRAP during winter season. Now that we have forecasting tools available through the IITM SAFAR and other such tools, implementing such measures proactively could ensure that we don't necessarily reach those peaks before having to cut back. Beyond that, detailed sectoral action plans have been mentioned by Anumita. I think from our perspective, the most important thing that can be done, not just for Delhi NCR, but elsewhere as well, is institutional coordination. That's where a lot of this really comes to struggle. To the point the colleague from APAG made, the number of different organizations that are responsible for implementation of actions that could impact air quality is so diverse that having a nodal agency akin to a CAQM, which has wide-ranging powers to actually get other agencies to do their work properly, and utilizing those powers effectively is really essential. Now, there is such a framework to do that in Delhi NCR, but it doesn't necessarily exist elsewhere. Urban local bodies don't necessarily have the convening authority to be able to do this, and they have been invested with a significant amount of money to be able to implement this. But really, beyond installing monitors, there isn't the creativity in solutions that is being presented in all the action plans that are being submitted. So there's ways to think about how members within these groups, for instance, nonprofits, other expert organizations, can be tasked with assisting urban local bodies in different parts of the country to develop some of these action plans, help them in convening other agencies as well. So that's pretty much all we have to say at this point. Thank you. थैंक यू वेरी मच. लेकिन फ्यूचर में हम लोगों को कुछ, आप लोग भी असिस्ट करते हैं, तो कुछ सक्सेस मॉडल हम कैसे खड़े कर सकते हैं? कुछ सक्सेस मॉडल पायलट प्रोजेक्ट पे भी खड़े कर सकते हैं लोकल बॉडीज़ के साथ और कोऑर्डिनेशन करके. वो अप्रोच भी आएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. नाउ काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर, CEW कोई आए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं MOFCC और CAQM को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आज हमें मौका दिया गया कि हम अपने विचार व्यक्त कर सकें इनकैप के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे. मैं 2 सुझाव शेयर करना चाहूँगी और 2 सवाल पूछना चाहूँगी. वैसे मेरा नाम तनुश्री गांगुली है. मैं CEW का वायु प्रदूषण का जो प्रोग्राम है उसको लीड करती हूँ. सबसे पहली बात है टेक्नोलॉजी. हम लोग टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर चर्चा कर रहे हैं, स्मोक टावर्स पर चर्चा कर रहे हैं. लेकिन जो टेक्नोलॉजी प्रिवेंटिव है, जैसे कि आपके जो पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजमेंट पर भी काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग हो सकता है, जिससे कंस्ट्रक्शन के दौरान ही होने वाला जो उत्सर्जन है उसको कम किया जा सके. तो अगर एनकैप के तहत एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा सके, जिससे कि एक तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस, जैसे कि हम बात करें कि ULBs के पास क्रिएटिव सॉल्यूशंस नहीं है, तो अगर एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा सके जिससे कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस को आगे आने का मौका मिले. ये पहला पॉइंट था टेक्नोलॉजी के ऊपर. दूसरा पॉइंट जो है वो है इम्पैक्ट असेसमेंट का. जैसे कि हम सुबह से सुनते हुए आ रहे हैं, काफ़ी शहरों ने कुछ यूनिक अप्रोचेस ट्राई किए हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट असेसमेंट और पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आना कि इस इंटरवेंशन से इतना प्रतिशत घटाव आया है प्रदूषण में, ये तथ्य पब्लिक डोमेन में आने से शहरों में क्रॉस लर्निंग ज़्यादा बढ़ सकती है. तो एक इम्पैक्ट असेसमेंट प्लेटफॉर्म प्राणा के साथ ही बेशक वो इंटीग्रेट हो, मैकेनिकल स्वीपर से किस रूट्स पे कितना
रिडक्शन हो रहा है। सेल्फ ऑडिट ऐप जिन कंस्ट्रक्शन साइट्स ने लिए हैं उससे कंस्ट्रक्शन साइट्स में कितना रिडक्शन हो रहा है। तो एक इम्पैक्ट असेसमेंट इंटीग्रेट करना प्राणा के साथ ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। 2 सवाल हैं मेरे इसके बाद। पहला सवाल है फाइनेंसिंग पर। अब तक तो शहरों ने जो काम किए हैं उसके बेसिस पर उन्हें पैसा दिया जा रहा था, लेकिन आने वाले सालों में केवल एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के बेसिस पर ही पैसा मिलेगा शहरों को। लेकिन दिक्कत यह है कि सभी शहरों की प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। कुछ शहरों की प्रॉब्लम्स टैकलेबल हैं, कुछ शहरों की नहीं हैं। तो उसमें केवल एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को नज़र रख के अगले इंस्टॉलमेंट को देना कितना उचित रहेगा, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को लेकर। जैसा कि इस बार भी हमने देखा CAQM ने काफ़ी प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं, लेकिन सेक्टर्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इनको बहुत प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। क्रेडाई, एसोकैम, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फोरम, इन सभी ने शायद कोर्ट को भी अप्रोच किया है। तो क्या ये सस्टेनेबल मॉडल है, ये जो बैन्स हो जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर? आपने शुरुआत भी आज की थी कि हम बंद नहीं करना चाहते, हम रेगुलेट करना चाहते हैं। तो अगर इस पर आप थोड़े विचार व्यक्त कर सकें कि रेगुलेशन और टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सके ताकि ये जो वर्ग है, केवल कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स नहीं लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम करते हैं उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है, तो उनकी किस तरह से मदद की जा सकती है। बस यही 4 पॉइंट्स मुझे देने थे। थैंक यू। ऐसा है कि एयर क्वालिटी कमीशन को हम लोगों ने एक्ट का जो डिज़ाइन किया है उसी में हमने टेक्निकल मेंबर से लेके एक पूरा सिस्टम दिया और एक साइंटिफिक अप्रोच की पावर भी एयर क्वालिटी कमीशन को दी है। ऑलरेडी ये सारे पोल्यूशन मेजर्स को देखने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थे, लेकिन चूँकि आप सब लोग मान रहे हैं कि एयर शेड अपने आप में इंटर स्टेट विषय है, तो इसके लिए एक मैकेनिज़्म चाहिए और एक अप्रोच चाहिए थी। कमीशन को आने के बाद अब अपने आप को एस्टेब्लिश करने में और आगे इसके लिए साइंटिफिक सुझाव देने में एक समय और सिस्टम लगेगा, लेकिन मेरे को लगता है कि कुट्टी साहब इस विषय को जो एक्ट में पावर है इसको यूज़ करके इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें जो दूसरा विषय है कि जिनका एयर क्वालिटी बेटर होगा उनको फाइनेंसिंग ज़्यादा होगी, जो एनकैप के जो प्रोग्राम में है। इसमें दोनों ही बातें हैं। एक विषय ये भी चल रहा है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि वहाँ एयर पोल्यूशन सुधर ही नहीं रहा है। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं उदाहरण के लिए, कहीं कोट मत करने लायक है, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, इसलिए इसको रिकॉर्ड भी ना करें, कोट भी ना करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे सिंगरौली है, अब चाह करके भी वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे आपको फ्यूचरिस्टिक क्या करना होगा? आपको फ्यूचर कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि भाई ये NCR से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, लेकिन जहाँ पर एक बहुत बैड एयर क्वालिटी है और आप कितना चीज़ों को, उद्योगों को कितना आप कर सकते हो, तो इस पे कुछ विचार करने के विषय को हम लोग भी सोचते हैं। इसलिए जो मैं एक विषय कहा था कि एक परमानेंट एनवायरमेंटल ऑडिट भी चलता रहना चाहिए। आप जिस परमिशन के साथ आप दे रहे हो तो आपको एक सेल्फ असेसमेंट देना भी चाहिए कि भाई हमें क्योंकि कोई भी आप परमिशन देते हो तो एक कुछ नॉर्म्स को पालन करने के देते हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसा भी है कि एक बार परमिशन हो गई तब हमारा राइट है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। उसके कारण फिर उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा तो फिर इमरजेंसी प्रोविज़न करने पड़ते हैं। इसलिए सुबह मैंने बिल्कुल कहा था, रेगुलेट कैसे करना, सेल्फ रेगुलेट कैसे करना, ग्रीन रेगुलेट कैसे करना, ग्रीन बॉन्ड को कैसे खड़ा करना, ये ऐसे विषय हैं। क्योंकि डेवलपमेंट तो होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो होगा, चीज़ें तो चलेगी, और आखिर देश में तरक्की करनी है तो लोगों की जो एनर्जी नेसेसिटी है उसको तो मीट आउट करना ही पड़ेगा। जब हम 500 गीगावाट उत्पादन करने की बात करते हैं तो 500 गीगावाट उत्पादन करने का अर्थ है कि हम सब लोगों को एनर्जी का एक्सेस देना चाहते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसका एक तरीका ऐसे भी है, एक देश के रूप में हमारा संकल्प कैसा है, जो मैंने पिछले दिनों CSC की मीटिंग में बोला था। जैसे भारत ने कॉप में ये कहा कि हम फ्यूचरिस्टिक उस दिशा में जाएंगे कि 1 गीगाटन कार्बन एमिशन जो हो सकता है वो नहीं करेंगे। ये किसी भी देश के द्वारा किया गया ऐसा संकल्प था जो फ्यूचरिस्टिक है कि हम उन टेक्नोलॉजीज को लाएंगे कि हम 1 गीगाटन कम कर, जो हो सकता था उसको उतना नहीं करेंगे। एक दुनिया भर में भी के साथ जब हमारा कंपैरिजन होता है, अभी कोई कैलिफोर्निया मॉडल भी कहता था, तो हमारा अपना जो ट्रैकिंग का मॉडल है वो हमारे देश के अपनी ज़रूरतों के हिसाब से होना चाहिए। हर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के हिसाब से वैसा नहीं है।
तो ये जो रेगुलेट करने वाली बात है, ये सेल्फ भी होनी चाहिए, सेल्फ प्रोक्लेमेशन भी आना चाहिए, इसमें भी आपके सजेशन आना चाहिए। इतना ओपन हाउस में हम बात कर रहे हैं कि हमारा अपना सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि फिर इमरजेंसी की ज़रूरत ना आए। हम अपना बीपी हमेशा बढ़ाए रखेंगे, फिर कहेंगे मेरे और कोई बीमारी नहीं होगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इम्पैक्ट तो होएगा ही होएगा। तो एक सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम की तरफ हम बढ़ें। एयर क्वालिटी कमीशन को भी हमने एक्ट में भी पावर दी है, और ये एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को हमें सोसाइटी के अंतर्गत लगातार डेवलप करना पड़ेगा इन सारे विषयों को अवेकनिंग के लिए। आज आप लोगों से बातचीत हुई है, आगे और भी रहेगा, तो इससे कुछ कम से कम जिन लोगों ने आप लोगों ने काम किया, आज एक स्टेज पे आके हम बातचीत करने को तो तैयार हो रहे हैं कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। मैं लगातार जितनी भी साइंस मैगजीन्स हैं उसमें सब में लगातार नए नए सजेशन आते हैं, तो ये सारे सजेशन पॉलिसी मेकर्स के लिए भी अच्छे रहते हैं। आज देश का बजट भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अगर हमने ये कहा है कि इस बार का बजट माने ग्रीन बजट, क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड बजट अगर है, तो ये पब्लिक पॉलिसी का भी इशू बनने लगा है, जिसको सरकार भी आगे बढ़ा रही है। यही चीज़ें फ्यूचर में हमारी आगे बढ़ने के लिए सहायक सिद्ध होंगी। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, मिस्टर आए? यस यस, अजय नाग। नमस्कार सभी को। मेरा नाम भव्य शर्मा है एंड मैं प्रोग्राम मैनेजर एयर क्वालिटी टीम से हूँ, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया से। सर, मेरे 2-3 सुझाव रहेंगे एंड हम ऑलरेडी, आई एम ग्लैड कि हमने 15 फाइनेंस कमीशन में जो अपने रिकमेंडेशंस दिए थे तो वो काफ़ी एक्सेप्ट करे गए, और आज हम इस मुकाम पे हैं कि हम वायु प्रदूषण को कैसे कंट्रोल करें उस लेवल पे आ गए हैं। एंड ऑन ग्राउंड अब हम कितनी कंट्रोल मैकेनिज़म्स ला सकते हैं उसकी विचार भी हम कर रहे हैं। सेकंड, सर, आपका जो आइडिया है एंड हमारी भी ये सोच है कि आगे जो फ्यूचर की बातें हैं उसके लिए कैसे हमें काम करना चाहिए। तो एक सुझाव ये है कि हमारे यहाँ पे जो जितनी दिक्कतें होती हैं विंटर्स में, जैसे हम लोग आग जलाते हैं या फिर जगह पर वेस्ट बर्निंग होती है, तो क्यों ना उसके लिए एक हम इनोवेशंस चैलेंज करें, स्टार्टअप्स को बुलाएं और लोगों को बुलाएं, जिससे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि हमने ये भी आइडेंटिफाई करा है कि काफ़ी चीज़ों से जो है हमारा वेस्ट बर्निंग पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, और लोगों की आदतें होती हैं, वेस्ट रिडक्शन है, वेस्ट हीटिंग के लिए करते हैं सर्दियों में। दूसरा, हमने आइडेंटिफाई करा, जो हम 2-3 सिटीज़ में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट्स के साथ और सिटीज़ के साथ, तो वहाँ पे हमें आइडेंटिफाई हुआ कि जो लोकल लेवल पे स्टेक होल्डर्स हैं, जिन सेक्टर्स के साथ हम काम करते हैं, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन गैप होता है। उनको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज़म्स या कंट्रोल मेजर्स कैसे लिए जाएं। तो उनकी जो कैपेसिटी बिल्ड, ना ही सिर्फ कैपेसिटी बिल्ड करना बल्कि एक टेक्निकल असिस्टेंस भी उनको देना, तो वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भी होती है, बट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में टेक्निकल कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो उसको उस सिस्टम को डेवलप करना, आई गेस वी शुड वर्क ऑन दैट। थर्ड, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात हुई या फिर इंडस्ट्रीज़ की बात हुई, तो आई बिलीव देयर शुड बी सम मैकेनिज़म्स जिनमें अगर जहाँ पे कंट्रोल होते हैं तो उनको अप्रिशिएट करा जाए, वो पायलट डेवलप करे जाए और उनको दूसरी सिटीज़ में भी शोकेस करा जाए। सो ये हम 2-3 विचार। धन्यवाद। अच्छे सुझाव हैं। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, कोई आए हैं? एपिक इंडिया बोल चुके? चलिए फिर द सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, एक ही है। हाँ जी। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर प्रतिमा सिंह, मैं रिसर्च साइंटिस्ट की तरह काम करती हूँ सी स्टेप में। मेरे पहले सभी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि हर सेक्टर के लिए क्या मेजर्स रिक्वायर्ड हैं, बट मैं मेजर्स पे बात ना करके मैं कुछ
ग्राउंड लेवल सिचुएशन की बात करना चाहूँगी। सी स्टेप इज़ ऑल्सो एन IOR फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सर, जब हम अर्बन लोकल बॉडी के साथ काम करते हैं या लाइन डिपार्टमेंट से काम करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जितने भी स्टेट लेवल के ऑफिसेज हैं उन सब में बहुत मोमेंटम है बिकॉज ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एंड दैट इज़ गुड दैट इन लास्ट 2 years वी हैव सीन सो मच मूवमेंट ऑन ग्राउंड अक्रॉस इंडिया। बट सर, हमने जब ये अर्बन लोकल बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया है और एक ट्राईपार्टीड एग्रीमेंट साइन किया है, एक IOR, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अर्बन लोकल बॉडी मिल के साथ में काम करेंगे। सर, हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं, कन्वर्जेंस कहाँ होना चाहिए? हम जितने भी मेजर्स यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए ग्राउंड पे, तो हमारा 2024 का टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर अर्बन लोकल बॉडी लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके काम नहीं कर पा रहा है या उन्हें समझा ही नहीं पा रहा है कि आपके क्या एक्शंस इम्प्लीमेंट होने चाहिए, तो हमें उस फ्रेमवर्क पे सोचना चाहिए, क्योंकि हम अभी वहाँ उस लेवल पे सोच नहीं रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि एक्शन प्लान बनने हैं, माइक्रो एक्शन प्लान बनने हैं। लेकिन सर, एक और कमी है इसमें, हम माइक्रो एक्शन प्लान बनवाते तो ज़रूर है, लेकिन हम टाइमलाइन देते हैं कि 1 महीने में माइक्रो एक्शन प्लान बन जाना चाहिए। अगर हमारे माइक्रो एक्शन प्लान में ही फॉल्ट है तो हम आगे कितना बढ़ेंगे? अगर हम प्लान बनवाना चाहते हैं तो उसके पहले हमें कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी अर्बन लोकल बॉडी और लाइन डिपार्टमेंट्स की, कि वो समझ सकें ये कंट्रोल मेजर क्या है, वो कितना रिडक्शन देगा पोल्यूशन में और हमें उसके लिए कितना पैसा चाहिए। जब तक वो समझ ही नहीं है उनमें, हमारे प्लान्स वर्क नहीं करेंगे सर। और यही हो रहा है, एंड आई एम रियली अफ्रेड because I'm working across India in so many states, and I've realized that all the plans that have been prepared, they are just copy pasted, कुछ changes करके। I will be blunt because ये conversation आपके साथ हो रही है, इसलिए मैं खुल के बोलना चाहूँगी। and क्योंकि ये plans अच्छे से नहीं बन रहे हैं, मुझे नहीं पता हम कितने आगे बढ़ पाएंगे। and उसके बाद जब implementation की बात आती है, अर्बन लोकल बॉडी को पैसा दिया गया है, अर्बन लोकल बॉडी के पास ये समझ नहीं है अभी भी कि ये पैसा को हम लाइन डिपार्टमेंट्स तक कैसे दें या कितना देना चाहिए। ट्रांसपोर्ट को कितना देंगे, आप रेलवेज मेट्रो के लिए कितना देंगे, तो वो क्राइटेरिया क्या है, उसका कोई मापदंड या फ्रेमवर्क हमारे पास अभी नहीं है। सेकंड, मैं ये बोलना चाहूँगी सर, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, पर क्या हमने जाके देखा है कि झारखंड के शहरों में जहाँ कोयला के खदान हैं, वहाँ पे एक घर में एक टाइम पे खाना बनता है बस, क्योंकि उनके पास आमदनी नहीं है। जब उनके पास आमदनी नहीं है, वो एक टाइम का खाना खाते हैं, तो वो बिजली का इस्तेमाल कैसे करेंगे खाना बनाने में? When their economical status is not that much, how do we expect that कि वो लकड़ी नहीं जलाएंगे या काउडंग नहीं जलाएंगे? So हमें उस दिशा में भी सोचना पड़ेगा कि इकोनॉमिकल स्टेटस कैसे ऊपर लाया जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट कैसी दी जाए कि वो डर्टी फ्यूल यूज़ करना बंद करें। हमने देखा है सर, वहाँ पे लोग बोड़ा कोयला बोला जाता है, जो खदान से लोग लेके आते हैं साइकिल पे, उसे अपने घरों में जलाते हैं 3 घंटे तक, और उसके बाद उसे ईटरीज एंड दूसरी जगह पे दिया जाता है सो दैट दे कैन यूज़ इट। एंड सर, वो जब वो 3 घंटे तक कोयला उनके घर पे जलता है, the kind of exposure they are getting through that coal is really bad. We cannot even imagine what situation they are in. So yes, we can talk about energy transition, but we will have to look at the ground realities as well, what is happening in tier 2 and tier 3 cities. So yes, talking about technologies is good, but let's also look at the ground realities. That's it. Thank you so much, sir. एक विषय का तो चैलेंज रहता ही है कि हम लोगों का जो पॉलिसी है और कैपेसिटी बिल्डिंग होते हुए जो ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन है, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जो झारखंड का विषय आपने कहा है, मैं पूरा रामगढ़, पतरातू, चतरा से लेकर सभी जिलों की, वो दूसरी एक समस्या भी है। जो आप समझ रहे हो वैसी समस्या नहीं है, और वो साइकिल वाली जो रांची से पतरातू हाईवे का, वो एक अलग विषय है। उसको इससे कनेक्ट करना एक प्रैक्टिकल नहीं है, उसका वो भी एक प्रॉब्लम है। उसको भी मैं उस पूरे एरिया का जोग्राफिकली, सोशली पूरी तरह एक्वेंटेड हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
लेकिन ये तो डायलॉग है ही इसलिए कि आखिर हमारा जो पॉलिसी मेकिंग है और जो ग्राउंड लेवल का इम्प्लीमेंटेशन है, हमारी जो पॉलिसी है और जिनके लिए है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, हमारी जो पॉलिसी है जिनको करना है उनके लिए एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस हैं, इसीलिए डायलॉग है। तो इसमें कोई ब्लंट होना नहीं है, प्रैक्टिकल बातें हैं और हमको इसको स्वीकार करके और इसको इसके समाधान के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन डायलॉग में विषय आपने कहा है वो ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है। क्लीन एयर फंड हो गया ना? अच्छा, उसके बाद चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन नहीं है? Good evening, sir. I represent an organization called Children's Investment Fund Foundation. We are a philanthropic organization based out of the UK. यहाँ पे हमारे बहुत सारे partners हैं, Clean Air Fund, CSE, C-STEP, Climate Trends. So they're all experts in their fields. I wouldn't repeat their points, only to say that जो भी suggestions आज यहाँ आए हैं वो implement हों तो obviously as Pratima was saying, biggest gap is capacity. And one of the things that we are supporting is दिल्ली में हमने एक PMU establish किया along with EPIC and GDI. तो उस तरह से अगर हम capacity gaps fill कर सकते हैं तो we are there to support all such efforts. And बाकी states में भी through partners like CSE, C-STEP हम वो capacity provide कर रहे हैं. But कहीं ना कहीं हमें वो effort काफ़ी ज़्यादा scale up करना पड़ेगा और we are there to support the government and all the partners here. So just wanted to state that point and recommend quick implementation. Then seats. कोई है सीट से? हरियाली सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, शक्ति फाउंडेशन हो गया, इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर राधा गोयल, डिप्टी डायरेक्टर इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सर मैं एक और सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ, सोसाइटी फॉर इंडोर एनवायरनमेंट। तो अब यहाँ पे जो मुद्दा प्रतिमा जी ने छेड़ा, मैं उसको थोड़ा सा और बिकॉज एज पब्लिक हेल्थ की भी जब यहाँ पे बात हुई थी तो हमारा डेटा यही कहता है कि जो एयर पोल्यूशन की वजह से मैक्सिमम डेथ्स हैं वो बिकॉज ऑफ हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन से हैं, एक्सपोजर से, बिकॉज 90% हमारा टाइम और अनक्लीन फ्यूल्स का। दो देयर आर द in place like Pradhan Mantri Ujjwala Yojana and the Avasiya scheme, but still sir there is a gaps in the designs of the households there कि what kind of ventilation has to be there, एक formative जो guidelines होनी चाहिए उस design में वो still, because NCAP में I would like to thank कि indoor air pollution को भी one of the parameter रखा गया है, but still I am afraid कि उसकी approach अभी जो guidelines बननी है उस पर अभी कितना state levels पे काम हो रहा है या city level पे, तो वो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि उसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया जाए। और सर दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि ऑलरेडी मेरे कोलीग्स ने बोला है कि एयर शेड मैनेजमेंट की बात है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द इंटर स्टेट डायलॉग्स थ्रू द स्टेट प्लान्स। सो बिकॉज पर स्टिल देर आर, बिकॉज सर एयर पोल्यूशन डजंट फॉलो द बाउंड्री एंड सिटीज़ के साथ साथ कुछ रूरल एरियाज़ भी जुड़े होते हैं और सेमी अर्बन है। तो if the approach of ministry would be more towards the state level action plan instead of city action plan, so that would be more in the future, because I think already Bihar and UP has started this initiative of state level action plans, so other states can also. Thank you so much, sir. Thank you. DLF Foundation, United Way to Delhi नहीं है, ICEL गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अवंतिका अर्जुना है, मैं इक्ले साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करती हूँ। इक्ले साउथ एशिया बेसिकली हम लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को असिस्ट करते हैं जो भी उनके फंक्शंस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास होते हैं। सर एयर क्वालिटी रिलेटेड हमारा एक प्रोजेक्ट कुछ महीने पहले हमने दिल्ली NCR सिटीज़ में स्टार्ट किया है, जिसमें हम EDMC को, SDMC को,
मेरठ नगर निगम और GMDA गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में हम काम कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हम लोग हेल्प, जैसे हम अभी सब लोग, जैसे हम सिटी से भी सुन रहे थे सुबह से कि मैन पावर का एक मेजर इशू रहता है, तो इस प्रोजेक्ट के अंडर में हम एक प्रोजेक्ट एसोसिएट सिटी में हम एसोसिएट हमने हायर करके हम उसमें जो भी एयर क्वालिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसमें हम सिटी को हेल्प कर रहे हैं। चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड उनको कोई RFP में असिस्टेंस चाहिए या स्ट्रीट वेंडिंग प्लान में कुछ असिस्टेंस चाहिए, तो इस टाइप के प्रोग्राम में सर हम हेल्प कर रहे हैं। इसके बिसाइड्स जैसे विंटर एक्शन प्लान है, उसमें भी हम लोग उसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं उसको रिव्यू करके STMC और EDMC में हम लोग हेल्प करने के ट्राई कर रहे हैं। बिसाइड्स दैट कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज हमारा इस प्रोजेक्ट का एक मेजर इनिशिएटिव है। तो मैं चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के जैसे जो आज हमारा बहुत ही बेनिफिशियल सुबह से हम प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, हम ट्राई करेंगे सारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो डेली NCR में है उनको रीच करने का, ताकि जो हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स हम लोग करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंडर में वो लोग भी इसका हिस्सा बन सकें और दूसरी सिटी से सीख सकें कि एयर पोल्यूशन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। थैंक यू सर। CEDAR। अच्छा, good evening. I'm Chetan Agarwal from CEDAR, Center for Ecology Development and Research. We do pilot studies and actions on the ground, pilot projects and action research. So I'd like to make 2 or 3 points. One, we are partnering with the GMDA to do a co-location study on low-cost sensors and the efficacy of low-cost sensors for monitoring air quality in the range of 50,000 to a lakh, as opposed to the high-cost reference grade monitors. So as soon as the study is complete in a few weeks, we would like to share it with the committee. And I believe there's some need for some kind of standards in this sector as well. And there's talk of making them. But if we have reasonably reliable low-cost sensors, they can help us monitor at a much larger scale at a much lower cost. Secondly, this is a point regarding land use, and this is particularly pertinent because your MOEF is looking at both the air quality and the pollution side of things, as well as on the land use and especially the forests as a land use. So land use is one of the sectors which is perhaps the only sector which does not generate pollution. It is a sink for pollution. And we need both incentives and regulation to conserve and increase forests as a land use in the NCR. And especially there's research which says that forests act as natural scrubbers. When we say they are green lungs, we understand very well that they absorb carbon dioxide and throw out oxygen as green lungs, but they also basically deposit particulate matter. So up to 10-15% of particulate matter can be reduced by increasing our forest cover. So given that we know that, and within vegetation also, forests and trees are 3 times more effective than grasses because of the canopy structure and all. So I would request that forests as a land use in the NCR is a subject matter which is covered both by MOEF as well as especially the NCR Planning Board. So it would be critical that both from the side of MOEF and the Commission, we review the regional plan for the NCR 2041. The draft plan is out for comment. Many people have sent comments, including from our side. And especially the role of Aravlis and the forest cover in the NCR has been protected in the regional plan 2021. Aravlis is a no-go zone for real estate in the current plan. And there's a target for forest cover of 10%. These are the 2 key aspects in the regional plan 21, which are not currently present in the 2041 draft. Aravlis has been dropped. Forest areas was covered. It has been dropped. So we're not sure what's happening in the NCRPB. It seems to have been, captured by the real estate interests, perhaps. In the past, MOEF has given very clear and, cogent comments on the plan. And I think it's really important that the same happens this time around as well. And we'll be happy to help the Commission and the MOEF. Thank you.